group discussion. Once again, thank you Hamida for this beautiful presentation. किसी ने एक सवाल चैट में लिखा है कि Mhm. हाउ टू क्योर इट, ये सब का इलाज क्या है, मेंटल हेल्थ इशू का भी और मेंटल इलनेस का भी। तो अगर आप उससे शुरू करना चाहें। ओके, तो मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस जो है, इनका क्योर क्या है? जैसा कि मैंने कहा कि मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो हमारे डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है, बहुत ज़्यादा उससे एसोसिएटेड होती है। तो मेंटल हेल्थ में अगर हमें इम्बैलेंस नज़र आ रहा है, नेगेटिविटी नज़र आ रही है, हमें लग रहा है कि मेंटल हेल्थ हमारी ठीक नहीं है, तो हमें एक काउंसलर के पास जाना चाहिए। अगर हमें लगता है कि वी आर केपेबल और हमारा उस सिचुएशन को या जिस वजह से ये है, उस चीज़ को समझना हमारे लिए आसान है, उसके साथ डील करना आसान है, जहाँ हम उससे लड़ सकते हैं, हम उससे ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, या अ, हमारे लिए कोपिंग मैकेनिज्म्स जो है, यानी कि उससे डील करने के जो अलग-अलग तरीके हैं वो काम कर रहे हैं और हम धीरे-धीरे अपने आप को सुधार रहे हैं, हमारी मेंटल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी काउंसलर के पास जाएँ, क्योंकि आप खुद अपनी प्रॉब्लम को, अपनी सिचुएशन को खुद सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप सेल्फ रिलायंट हैं, आप अपने मेंटल हेल्थ को रिलेटेड इंडिपेंडेंट है, तो आप जो है अपने आप कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसा लगे कि आपको अफ़ेक्ट करना शुरू कर दिया है और आप अब इसके अलावा आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपके थॉट्स जो है, आपका मूड है, आपका बिहेवियर वगैरह जो है, वो बहुत हद तक अ, अफ़ेक्ट होने लगा है, उस पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो आप प्लीज़ किसी काउंसलर के पास जाएँ। काउंसलर के पास जैसे ही आप थेरेपी शुरू करते हैं, आप सेशंस लेना शुरू करते हैं, मेंटल हेल्थ की जो कंसर्न्स होते हैं, जो इश्यूज़ होते हैं, हम उसको बिल्कुल क्योर कर सकते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। ये बिल्कुल, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा वायरल फ़ीवर वगैरह से थोड़ा बहुत कंपेयर करना चाहूँगी, ताकि हम उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकें। कि जैसे वायरल फ़ीवर जो है, जब हमको आता है, हम 5 दिन दवाई ले लेते हैं, फिर वो चला जाता है। वैसे ही मेंटल हेल्थ को लेके अगर आप में स्ट्रेसर्स है, जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप जैसे ही थेरेपी शुरू करते हैं, आप चीज़ों को समझने लगते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये कंसर्न आपको परेशान क्यों कर रहा है। तो जैसे ही आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू करती है, आप जो है, आप में आपके अंदर इतनी हिम्मत, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप ऐसी सिचुएशन से अगली बार जब आएगी तो आप खुद इनसे फाइट कर सको। तो काउंसलिंग जो है या थेरेपी जो है, वो इस हिसाब से आपको काम आएगी कि वो आपको हमेशा के लिए सेल्फ रिलायंट करती है। आपके इमोशंस को, आपके थॉट्स को आपको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो बिल्कुल मेंटल हेल्थ में जो इम्बैलेंस होता है या जो उसके इश्यूज़ होते हैं, उसको हम बिल्कुल क्योर कर सकते हैं। मेंटल इलनेस भी बहुत तरीके से, बहुत हद तक क्योरेबल है। जब हम उसकी जो दवाई वगैरह है, क्योंकि मेंटल इलनेस में हमें एक साइकियाट्रिस्ट की, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो मेंटल इलनेस में जो है, हमें दवाई और साइकोथेरेपी दोनों शुरू रखनी पड़ती है। जैसे कि मैंने कहा कि मेंटल इलनेस जो है एक प्रोलॉन्ग्ड इलनेस है, थोड़ा लंबा समय समय तक चलती है। इसीलिए हमें उसकी जो ट्रीटमेंट है, वो भी थोड़े लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए शुरू रखनी पड़ती है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेंटल इलनेस जो है वो ट्रीटेबल नहीं है या वो क्योर नहीं हो सकती। जितने भी सारे सिम्पटम्स हैं जो मेंटल इलनेस को लेके आते हैं, वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह। तो ये है कि मतलब इंसान थेरेपी करके ऐसा नहीं है कि उसको ज़िंदगी भर थेरेपी की ज़रूरत हो। हम्म। थेरेपी करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है और एक मतलब नई तरह से सोचने का ढंग मिल सकता है, जो इसे हेल्प करे। बिल्कुल, बिल्कुल। थेरेपी जो है वो लंबे समय तक या पूरी ज़िंदगी चालू रखनी नहीं पड़ती है। आप एक बार थेरेपी शुरू करते हो, तो जब आपको लगता है कि आप अपनी इमोशंस को लेके, अपने आप की जो अवेयरनेस को लेके अपने आप को आप समझने लगे हो, अपने बिहेवियर को समझने लगे हो, इसका मतलब है जो थेरेपिस्ट है, जो काउंसलर है, वो आपको सेल्फ रिलायंट बना रहा है, कि आप सिर्फ़ अपने ऊपर डिपेंड रह सकते हो।
तब जो है थेरेपी का काम खत्म हो जाता है। यू डोंट नीड इट, आपको पूरी जिंदगी थेरेपी की जरूरत। जो ये कहता है कि एज मुस्लिम विमेन हम बहुत ज़्यादा हमारी मेंटल हेल्थ इस बात को लेके भी अफेक्ट होती है, क्योंकि इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा हमारे आसपास है, बहुत बढ़ रहा है पूरी दुनिया में, हमारे देश में ऑफ कोर्स। तो बिल्कुल प्रैक्टिशनर्स जो है वो बहुत कम हैं, स्पेशली मुस्लिम मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स बहुत कम हैं जो इस बात को समझ सके। और जब हम किसी दूसरी रिलीजन के मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये हमारी बात को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर भी वो एक ख्याल होता है। जब कोई भी काउंसलर ये है या कोई भी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर है हिबा, जब काम करना शुरू करता है तो वो बहुत लंबे समय तक अपनी ट्रेनिंग लेता है, जहाँ पे वो सीखता है कि उसके अपने जो थॉट्स है, उसके अपने जो ख्यालात है, किसी भी मजहब को लेके, किसी भी कल्चर को लेके, कास्ट को लेके, वो साइड पे रखना होता है जब वो अपने क्लाइंट के साथ होते हैं। उनके लिए अपना क्लाइंट सबसे ज़्यादा अहम होता है, उनके ख़यालात जो है वो अपने पीछे रखने पड़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स, इनफैक्ट सारे, कई ज़्यादा मोस्टली ऐसे होते हैं जो बखूबी अपना काम करते हैं और अपने जितने भी प्रेजुडाइजेस है किसी एक मज़हब को नीचा दिखाने में या ऊपर करने में या इस्लामोफोबिया जैसी चीज़ बढ़ाने में बहुत कम है। और अगर है भी तो वो शायद अपने थेरेपी में या अपनी काउंसलिंग में या आप तक इस बात को ना लाने दे, और आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा होता है, तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी थेरेपी रोक सकते हो, वो खुद अपनी थेरेपी रोक देंगे। ऐसा हमारे एथिक्स में सिखाया जाता है कि जब दोनों क्लाइंट और काउंसलर के बीच में ये शुरू हो जाता है कि शायद हमारे बायसेस या उनके बायसेस अफेक्ट करने लग रहे हैं, तो हमें थेरेपी टर्मिनेट करनी पड़ती है। तो बिकॉज़ जैसे आपने कहा कि बहुत कम है, क्योंकि वो हमारे अपने भी थॉट्स होते हैं, हमें भी कभी-कभी ऐसा लगता है कि शायद ये हमारी मज़हब का प्रैक्टिशनर नहीं है, तो शायद नहीं समझ पाएगा कि इस्लामोफोबिया से हमें कितना फ़र्क पड़ने लगा है। तो हमें भी कभी-कभी उस प्रोफ़ेशन पे सोचना चाहिए। जैसे हम किसी फ़िज़िशियन के पास जाते हैं, तो हम नहीं सोचते हैं कि वो फ़िज़िशियन जो है वो मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, जैन है या जो भी है, हम नहीं सोचते हैं, क्योंकि वो अपनी ट्रीटमेंट हमें देने वाला है। हमारी जितनी भी प्रॉब्लम है, जितना भी कंसर्न है, जो भी हमें फिजिकली डिस्टर्ब कर रहा है, वो दवाई अपने हिसाब से देगा हमारे अच्छे के लिए, क्योंकि उसके ओथ में होता है कि उसको हर किसी को जो है इक्वली ट्रीट करना है। वैसे ही काउंसलर्स, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स के भी पास एक ऐसी एथिक कोड होता है, लेकिन जब हमें लगे कि ऐसा नहीं हो रहा है तो बिल्कुल हम टर्मिनेट कर सकते हैं। एंड आई विल डेफिनेटली पुट अप अ फ्यू रेफरेंसेस, और मैं अपना कॉन्टैक्ट खुद आपको दे दूंगी, ताकि आपको कॉन्टैक्ट करना हो तो आप कर सकते हो। जब हम थेरेपी की अफोर्ड करने की बात आती है, तो आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे थेरेपिस्ट हो रहे हैं जो अपने सेशन चार्जेस को जो है वो एक स्लाइडिंग स्केल रख रहे हैं, यानी कि वो एक मिनिमम अमाउंट और एक मैक्सिमम अमाउंट दे रहे हैं कि आप मिनिमम जो अमाउंट है उसमें से लेके मैक्सिमम अमाउंट तक कुछ भी जो पे करना चाहते हो आप पे कर सकते हो। तो ये एक ऑप्शन है जो आप कर सकते हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत बार ऐसा सुना है मैंने कि बोला जाता है कि मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स या साइकोलॉजिस्ट जो है वो थेरेपी फ्री क्यों नहीं रखते हैं, यू नो। एंड मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड के साथ इस बारे में भी डिस्कशन होता है, काफी बार होता है। तो यही है कि हम उन्हें फ्री नहीं रख सकते, क्योंकि एज प्रोफेशनल्स हम अपना वक्त दे रहे हैं किसी को, हम उन्हें टाइम दे रहे हैं, हम उन्हें समझ रहे हैं, वो हमसे सर्विस ले रहा है। तो बिल्कुल थेरेपी जो है वो फ्री नहीं हो सकती है, लेकिन बिल्कुल उसको अफोर्डेबल प्राइस अवेलेबल होती है। काफ़ी ऐसे प्रैक्टिशनर्स हैं जिन्होंने अपना ऐसा रख रहे हैं, रिसेंटली ऐसा शुरू हुआ है। वी आर सीइंग द चेंज के whatever you want to pay you can pay as you like, भी एक कॉन्सेप्ट है जो शुरू हुआ है। स्लाइडिंग स्केल वाला कॉन्सेप्ट भी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स में शुरू हुआ है। तो टू अफोर्ड इट, टू मेक इट एक्सेसिबल फॉर यू, आप
चाहे तो उनके पास जा सकते हैं। अगर कोई रेडी ही नहीं हो एक्सेप्ट करने के लिए कि मेंटल हेल्थ या मेंटल इलनेस इशू है, पर उसके इर्द गिर्द सब लोग इफेक्ट हो रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? सानिया, ये एक बहुत ही ऐसा सवाल है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम because as practitioner and as somebody who's working in this field, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं जो हमसे थेरेपी इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि उन्हें इम्पैक्ट हो रहा है उनके किसी आसपास के ऐसे इंसान के वजह से जिसकी मेंटल हेल्थ या जिसको मेंटल हेल्थ कंसर्न्स है, जिसको मेंटल इलनेस है। तो हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम उन्हें एक बार समझा सकते हैं, एक बार बता सकते हैं बहुत प्यार से, बहुत ही उनके समझ से कि वो जो भी कर रहे हैं या उनके साथ जो भी हो रहा है वो हमें कहीं हद तक अफेक्ट कर रहा है। अगर कोई इंसान है जो बार बार गुस्सा कर रहा है तो उस इंसान को बहुत प्यार से, बहुत समझदारी से समझाना पड़ेगा कि आपका जो गुस्सा है, आपके जो मूड है, आपके जो नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव पर्सपेक्टिव्स है, वो हमें अफेक्ट कर रहे हैं और आपको हेल्प की जरूरत है। हम चाहते हैं कि आप हेल्प ले क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। बहुत बार लोग इस चीज को लेके हेल्प नहीं लेते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा थॉट्स भरे होते हैं कि अगर मैं किसी काउंसलर के पास जाऊंगा या जाऊंगी या मैं किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, मैं क्या कहूंगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं किससे मिल रही हूँ, थेरेपी क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट क्या होता है, मैं किस किस को जवाब दूं। तो इन पर्टिकुलर रीजंस की वजह से वो लोग थेरेपी को ऑप्शन नहीं समझते हैं, वो अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते रहते हैं। तो एज रिलेटिव्स, एज समवन जो हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, हम इतना कर सकते हैं कि उनको समझाए कि वो अगर ऐसी कोई सर्विस ले रहे हैं तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप चाहते हैं कि वो ये सर्विस ले क्योंकि जितना वो उनको अफेक्ट कर रहा है या वो जितना उनको इम्पैक्ट कर रहा है वो उतना ही आपको कर रहा है। तो रिश्ते जो आपके बीच और उनके बीच जो रिश्ता है, उस रिश्ते की रिस्पेक्ट से, उस रिश्ते की जो उसके बीच में जो आपका कनेक्शन है, अटैचमेंट है, उस रिश्ते को इतना इम्पोर्टेंस देके, उसको अच्छे से समझ के, उसको स्ट्रक्चर करके आप सामने वाले को समझाए कि इसकी आपको जरूरत है और आप हेल्प ले। अगर फिर भी वो हेल्प नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप अपने लिए हेल्प लेना शुरू कर दे अगर वो आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है तो। एनी मोर क्वेश्चंस? तो आई थिंक हाँ, एक चीज जो क्लियर ये हुई है कि अगर सामने वाला इंसान नहीं कर पा रहा है और आप इफेक्ट हो रहे हो तो आप आप थेरेपी लो ताकि आपको सपोर्ट मिले, है ना, या आप उसके बिहेवियर या किसी और के बिहेवियर को चेंज करने में हेल्प कर सको। इज दैट राइट? सॉर्ट ऑफ। सो आप इसीलिए थेरेपी ले रहे हो ताकि उस इंसान के बिहेवियर की वजह से आप पे जो इम्पैक्ट आ रहा है उस इम्पैक्ट के साथ आप कोप अप कर सके, आप उस इम्पैक्ट के साथ अपनी कोपिंग स्किल्स, कोपिंग मैकेनिज्म्स जो है वो उनको इम्प्रूव कर सके, आप समझ सके कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और आपको इम्पैक्ट हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो अपने लिए और उनके लिए। तो आप जो काउंसलिंग लेने वाले हो, आप जो सपोर्ट लेने वाले हो, दैट इज ओनली गोइंग टू बेनिफिट यू बट ऑल्सो गोइंग टू मेक यू सेल्फ रिलायंट कि उस इंसान की वजह से आप पे अफेक्ट ना आए। ओके, ओके। एक क्वेश्चन है सना फातिमा का, अगर आप चैट में देखें तो, कि अगर कोई दोस्त को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो हम उन्हें क्या बोलें? Okay. जब हमारा कोई दोस्त है जो सुसाइड को कंटेम्पलेट कर रहा है, जो सुसाइड के बारे में सोच रहा है, तो हम सबसे पहले उसको ये ना बोले, क्योंकि हम बहुत बार हमारे दोस्तों के साथ या हमारे आसपास के लोगों के साथ करते हैं कि हम उन्हें बोलते हैं, अरे ऐसा मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसी छोटी चीज में थोड़ी तुम इसके बारे में सोच रहे हो।
लेकिन कोई इंसान अगर सोच रहा है कि उसको सुसाइड करनी है, उसके लिए ये जिंदगी इतनी, उसके लिए मौत ज्यादा बेहतर है जिंदगी से, तो आप समझो सबसे पहले कि आपका दोस्त ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ऐसा उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है जिससे वो ये सोच रहा है। बहुत बार जो लोग सुसाइड कंटेम्पलेट करते हैं, सुसाइड के बारे में सोचते हैं, उनके लिए ना कोई अगर सुन रहा है, कोई उनको समझ रहा है, कोई उन्हें कह रहा है कि आई अंडरस्टैंड कि आपको ये ख्याल क्यों आ रहे हैं, और उसी वक्त जब हम उनको रियलाइज करवाते हैं, उनसे बात करके, अच्छे से बात करके कि जिंदगी बेहतर क्यों है, और ये जो वक्त है वो बहुत टेम्पररी है, तो बहुत ही अलग, बहुत ही सटल तरीके से, बहुत ही अलग तरीके से हमें बस उनसे उनको रियलाइज करवाना है। लेकिन सबसे पहले हमें उनका सुनना है, उन्हें समझना है कि उनके दिमाग में ऐसे ख्याल क्यों आ रहे हैं, वो क्यों चाहते हैं कि उनकी जिंदगी इतनी आसान नहीं है, वो क्यों सोचते हैं ये सब। तो बी देयर फॉर योर फ्रेंड, आप अपने दोस्त के लिए रहे, आप अपने दोस्त को सोचे, उसके बारे में समझे, वो क्या कह रही है, क्यों कह रही है, और उसको ये ना बोले कि वो जो सोच रही है वो गलत सोच रही है या सही सोच रही है। आप सबसे पहले ये सोचे कि अगर उसके सिचुएशन पे आप होती और आपको ये ख्याल आ रहे होते, तो आप क्या करती? आपको क्या, आप क्या चाहते? जब हम एम्पैथी की बात करते हैं ना सानिया, तो ये एक ऐसी चीज है कि हमें ऐसा बोला जाता है कि यू हैव टू बी इन द अदर पर्सन्स शूज, कि आप दूसरे को, अपने आप को दूसरे इंसान के शूज में डाल के देखो कि उसको कैसा फील हो रहा है। द सेम वे, जब आप किसी दोस्त को हेल्प करना चाहते हो जो मेंटल हेल्थ कंसर्न से गुजर रहा है, तो आप बस 2 मिनट के लिए सोचो कि अगर आप इस हालात में होते, आपके साथ ये हो रहा होता, तो आप कैसे चाहते कि कोई आपसे बात करे या कोई आपके साथ कैसे बिहेव करे? आपको वैसे ही उसके साथ बिहेव करना है। बिल्कुल आपको सोचना है कि वो इंसान कैसा है, उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। आप ये जरूर चाहते होंगे कि कोई आपके साथ रहे, कोई आपके साथ ना रहे। लेकिन ये चीज बहुत ध्यान में रखनी है कि जब आप किसी और को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले ये सोचेंगे कि अगर आप उनकी जगह पे होते, तो आप क्या चाहते कि आपसे कोई किस तरीके से बात करता, आपसे कोई क्या बोलता तो आपको अच्छा लगता। आपको वैसे ही उनसे बात करनी है। ओके, आई थिंक अगला सवाल अकीलिमा का है। हम्म। मुझे ये जानना है, मतलब इस बारे में पूछना है कि जैसे हम देख रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स आपस में बहुत झगड़ रहे हैं, और वो ऑब्वियसली वो शादी में हैं, लेकिन एक कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को बस ये कहते सुन रहे हैं कि आपसे शादी होके जिंदगी खराब हो गई, आपसे शादी होके जिंदगी खराब हो गई, और ये सब मतलब आप देखते हुए बड़े हो रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब कोई है, तो ऑब्वियसली जब शादी की बात आती है तो एक 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 डर मन में वो आ जाता है, ट्रस्ट बिल्कुल इशू को बिल्कुल। लेकर, कि बिल्कुल। अगर शादी होगी और अगर मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो, क्योंकि अगर मोस्टली अरेंज मैरिज वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये खौफ और ज्यादा बढ़ जाता है कि ठीक है बिल्कुल। शादी हो गई, अपने अपने हिसाब से पेरेंट्स अच्छा ही ढूंढेंगे, लेकिन उस अग्रीमेंट में जाने के बाद फिर सिचुएशन कैसे बदलती है। तो वो जो एक मेंटल हेल्थ पे जो मतलब एग्जाम्पल्स हैं, मेरे पास कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। इनफैक्ट लव मैरिज में भी लोग हैं जो काफी वक्त के बाद भी यही कहते हैं कि शादी करके जिंदगी खराब हो गई। तो ये कहीं ना कहीं एक मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है कि शादी को लेकर के जो एक डर सा, कि अ, इससे कैसे ओवरकम किया जाए, मेरा ये सवाल है। कुछ भी अगर बहुत, इस बारे में। बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल है अकेलेवा, बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं पर्सनली, मेरे आसपास के कुछ लोग हैं जो इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट से, इन्हीं उलझनों से गुजर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि बचपन से लेके अभी तक, सपोज 1 साल की उम्र से 5 साल की उम्र से लेके 20 साल की, 22 साल की उम्र तक कोई लड़की अपने माँ बाप के बीच में रोज झगड़े देखती है, और जितनी बार झगड़े होते हैं उनके मुंह से ये निकलता तो ही है कि यार
क्यों मैंने तुम्हारे पापा से शादी की, क्यों मैंने तुम्हारी मम्मी से शादी की, इससे अच्छा तो मैं शादी नहीं करती। तो वो बहुत सालों से हमारे दिमाग में कंडीशन हो जाता है, हमारे दिमाग में वो ख्याल जो है कि शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कैसे इंसान से करनी चाहिए, ऐसा हुआ तो, ऐसा नहीं हुआ तो, वो हमारे वो जो ख्यालात है वो हमारे दिमाग में घर बना के बैठ जाते हैं। उन वो सारे थॉट्स को हमें कॉग्निटिवली रीजन करना है, लॉजिकली उन्हें माइंड के अंदर से बाहर निकालना है, और हमें इस बात को समझना है कि आपके माँ बाप जो है वो बहुत अलग है, आप जो है और आपकी जिससे शादी हो रही है वो बहुत अलग है। शायद आपके माँ बाप के कंट्रोल में नहीं था कि वो एक दूसरे को पसंद करके एक दूसरे से शादी करे। फॉर एग्जाम्पल अगर अरेंज मैरिज है तो उनके उनके लिए इतनी ओपननेस नहीं थी कि वो बात करके एक दूसरे को जान के समझ के पसंद करके शादी करे। लेकिन आपके पास अगर ये ऑप्शन है तो आप ये ऑप्शन ले ले। तो अखिलिमा, इस सवाल का ना एक परफेक्ट या प्रॉपर जवाब नहीं है। इसका बस यही जवाब है कि अगर ये ख्याल आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ज्यादा आपको बॉदर कर रहा है कि ये चीज अगर मेरे साथ हुई तो मैंने भी अपने शौहर के साथ रोज झगड़े किए और इतनी बार बोला, और मेरे बच्चे भी मेरे जैसे ही बड़े होंगे, वो भी यही सोचेंगे, तो ये तो पूरी जनरेशन हो जाएगी कि एक ही ख्याल के साथ बड़ी होगी। तो हमें अपने थॉट्स को कॉग्निटिवली समझना है कि मम्मी पापा जब झगड़ा करते हैं तो किन बातों पे झगड़ा कर रहे हैं, और उन बातों पे जब झगड़ा करते हैं तो वो बातें मम्मी को क्यों नहीं पसंद है, पापा को क्यों नहीं पसंद है। तो हम उनके झगड़ों के रीजंस को जब समझने लगेंगे, उनके झगड़ों को समझने की कोशिश करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये जो भी बोलते हैं या जो भी ये एक दूसरे की तरफ बिहेव करते हैं जब इनका झगड़ा होता है, वो बाज दफा इसी वजह से होता है क्योंकि इन दोनों के बीच में ये जो नापसंद वाली चीजें है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। एक बहुत ही नया सा कॉन्सेप्ट है या बहुत ही ऐसी एक चीज है जो मैंने बहुत रिसेंटली एक किताब में पढ़ी थी। मैं बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ, कि वहां पे लिखा था कि आपको किसी को पसंद करना और किसी से मोहब्बत करना, ये दोनों बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। आप किसी को पसंद कर सकते हो और उसी से मोहब्बत भी कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप जिससे मोहब्बत कर रहे हो उससे पसंद भी कर सकते हो। तो जब हम इंडियन सोसाइटी में या ज्यादातर स्पेशली हमारी मुस्लिम सोसाइटी में देखते हैं, तो हम अपने हस्बैंड्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास के बहुत लोगों को मोहब्बत तो बहुत ज्यादा करते हैं, पर शायद उनको पसंद नहीं करते हैं। तो जब हम इन थॉट्स के साथ गुजर रहे हैं कि हमारे माँ बाप के बीच में ये है, तो वी ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे माँ बाप जो है शायद एक दूसरे से मोहब्बत तो करते हैं, पर शायद एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। और अगर पसंद नहीं करते हैं तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अपना सारा फोकस उन्हीं चीजों पे दे रहे हैं जो उन्हें एक दूसरे के बारे में नापसंद है। तो सॉरी, इस पूरे प्रोसेस को, हमारे पेरेंट्स की रिलेशनशिप को समझना और अपने आप को समझना कि आप अपने माँ बाप जैसे या अपनी माँ जैसे हो या नहीं हो, उनकी पूरी रिलेशनशिप को समझना, उनकी पूरी रिलेशनशिप को कॉग्निटिवली या हम अगर बोले तो रैशनली आइडेंटिफाई करना और समझना, अगर ये कर सकते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा इस बात को भी समझना कि सारे रिश्ते एक जैसे नहीं होते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर ऐसे थॉट्स आ रहे हैं बहुत लंबे समय से, या अब हमें डरा रहे हैं कि मुझे शादी नहीं करनी है, ये लड़का ऐसा निकलेगा वैसा निकलेगा, यू नो, बिकॉज आई हैव सीन पीपल पर्सनली, एंड इसलिए मैं इस एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि वो हर लड़के के साथ रिश्ता मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि नहीं, ये ऐसी चीजें ना अब्बा जैसी करता है, ये ना ऐसी चीजें अब्बा जैसी करता है, तो अगर ये भी ऐसा करेगा तो मैं भी तो अम्मी जैसी हूँ, मैं भी ऐसे करूंगी। तो वो ऐसे को रिलेट करना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से इट वुड बी रियली ग्रेट अगर ऐसे चीज में भी वो थेरेपी को या काउंसलिंग को थोड़ा सा थॉट दे
क्योंकि शायद अगर वो अकेले नहीं कर पा रहे हैं, अकेले रैशनली अपनी रिलेशनशिप्स को और अपने पेरेंट्स की रिलेशनशिप्स को अलग नहीं रख पा रहे हैं, अपनी रिलेशनशिप को सिर्फ उनके साथ एसोसिएट कर रहे हैं, तो उनके लिए ना एक कॉग्निटिवली उन सारे थॉट्स को अलग करना पड़ेगा। तो शायद एट द एंड जब उन्हें लगता है कि ये नहीं हो पाएगा उनसे खुद से, तो दे शुड डेफिनेटली सीक प्रोफेशनल हेल्प हियर। थैंक यू हामिदा, बहुत अच्छा लगा जवाब think आपका। और एक और सवाल है शगुफ्ता का। वो पूछ रही है कि अगर किसी को हर वक्त नेगेटिव थॉट्स आए तो क्या किया जाए ऐसे सूरत में? शगुफ्ता जी, ये जो चीज है ना कि हर वक्त नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं चीज को लेके, इंसानों को लेके, अपने आप को लेके, तो ये तीनों चारों चीजें बहुत अलग अलग हो जाती है। अब जब हम नेगेटिव थॉट्स की बात करते हैं तो क्या वो खुद को लेके है, क्या वो दूसरों को लेके है, क्या वो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को लेके है, उसकी रीजन सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। और लेकिन अगर हर वक्त नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और हमारी डेली लाइफ को वो अफेक्ट कर रहे हैं, हमारे बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं हर किसी के साथ क्योंकि हमारे नेगेटिव थॉट्स है, हम बहुत लोगों से अच्छे से घुल मिल के मिल नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम नेगेटिवली सोच रहे हैं उनके बारे में और वो हमसे नाराज रहते हैं। अगर आपकी जिंदगी में ये नेगेटिव थॉट्स की वजह से एक इम्पैक्ट पड़ रहा है नेगेटिवली, तो आपको डेफिनेटली यहाँ प्रोफेशनल हेल्प सीख करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नेगेटिव थॉट्स को आप अपने आप रैशनली लॉजिकली कहीं पेपर पे लिख दे और समझ ले कि ये ख्याल आपको क्यों आया या वो ख्याल आपको क्यों आया, तो आप बिल्कुल उनको अपने आप से रिजॉल्व कर सकती है। लेकिन अगर आपकी लाइफ को वो अफेक्ट कर रही है, आपके डेली रूटीन को, आपके आसपास के लोगों को भी अफेक्ट कर रही है, आपका उनके साथ जो रिश्ता है उसको अफेक्ट कर रही है, तो आप डेफिनेटली इस बात को लेके प्रोफेशनल हेल्प सीख करिए। एक सना, अस्सलाम वालेकुम। हाँ एक मेरा ये सवाल था कि हमें ये कैसे डिटरमिन करें कि जो हम प्रोफेशनल हेल्प सीख कर रहे हैं वो कितनी फायदेमंद है हमारे लिए, या हमें उससे अपने अपने अंदर हम उससे बदलाव आ रहा है कि नहीं आ पा रहा है। क्योंकि बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स होते हैं सबका जो काम करने का तरीका होता है बहुत फर्क होता है। कई लोग सिर्फ आपकी बात सुनते हैं और उसी में से ही वो आपको राय देते हैं। कई लोग आपको कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या कुछ ऐसे फिजिकल आपको टास्क दे देते हैं कि आपको चार्ट्स दे देते हैं। तो कई बार बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि आपके लिए क्या चीज वर्क कर रही है और किस टाइप की थेरेपी आपके लिए बेटर है। तो क्या आप थोड़ा सा इलैबोरेट कर सकती हैं कि आजकल कौन से तरीके की थेरेपीज चल रही हैं और हमें अगर कोई परेशानी तो किस टाइप के थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए? बिल्कुल, ओके। तो सना जी, ये जो सवाल है ना बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव है। जब आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, आप जब किसी काउंसलर के पास जाते हैं, तो जैसा आपने कहा कि हर थेरेपिस्ट का, साइकोलॉजिस्ट का काम अलग होता है, वो अलग तरीके से काम करते हैं, अलग थेरेपीज इस्तेमाल करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। द बेस्ट वन आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर वो है जिससे आपको अच्छा फील होता है। अगर जैसे आपका फर्स्ट सेशन हुआ और आपको ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है, क्या था, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, मुझे इससे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, या आपके थॉट्स जो है उसमें बिल्कुल इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, या आपको जब एक सेशन के बाद या 2 सेशन के बाद शायद ऐसा लगे कि शायद ये थेरेपिस्ट के साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो, या इनका जो काम है वो आपके लिए नहीं है, या आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं हो रहा है, या पॉजिटिव फील नहीं हो रहा है, या आप लाइट फील नहीं कर रहे हो, तो दैट इज हाउ यू रिकॉग्नाइज कि शायद ये आपके लिए ये थेरेपिस्ट सही नहीं है। इट डजंट हैव टू डू एनीथिंग विद द थेरेपिस्ट। थेरेपिस्ट जो है वो बिल्कुल अपना काम कर रहा है और सही तरीके से कर रहा है, बट इट जस्ट हैज टू डू विद हाउ the relationship between you as a client and that person as a counselor is not working that way. अब सबसे
इम्पोर्टेंट बात ये है सनाद कि थेरेपी जो है, काउंसलिंग जो है, वो एक सेशन में या 2 सेशन में सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट नहीं होती है. You know, it takes time. It takes a lot of time. Maybe sometimes भले वो टेम्पररी होता है, लेकिन 1 महीना, 4 सेशन, 6 सेशन, 8 सेशन आपको देने पड़ते हैं इस चीज को. तो जैसा मैंने कहा कि फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, थर्ड सेशन तक आपको ऐसा लगता है कि आप में कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा है, चाहे वो पॉजिटिव 2% भी क्यों ना हो, 4% भी क्यों ना हो. अगर पॉजिटिव कुछ नहीं हो रहा है, आप अपने आप को अभी तक अपने कंट्रोल में नहीं पा रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि आपके थॉट्स में, आपके मूड में या आपके इमोशंस में थोड़ा सा भी बदलाव है, इट मीन्स कि वो थेरेपिस्ट आपके लिए सही नहीं है. देयर इज नो राइट थेरेपी, परफेक्ट थेरेपी कौन है, क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता है. एनी थेरेपी, जो भी काउंसलर होता है वो अपनी थेरेपी जो है अपने क्लाइंट के लिए बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल रखता है. तो वो सबसे पहले, बिकॉज मैं एक काउंसलर हूँ, आई कैन से दिस विद अ लॉट ऑफ ऐसे गारंटी, या मैं वो बता सकती हूँ कि सपोज कोई REBT प्रैक्टिशनर है, सपोज CBT कोई प्रैक्टिस कर रहा है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, तो वो थेरेपी तो एक ही है, लेकिन अलग अलग तरीके से जो है, अलग अलग तरीके से वो अलग अलग लोगों पे जाती है. एक ही चीज, जैसे पानी है, दूध है, चाय है, वो तीनों चीज अलग अलग तरीके से अलग अलग घरों में बनती है. वैसे ही थेरेपी भले एक नाम की हो, लेकिन हर क्लाइंट के पास अलग अलग तरीके से जाती है. तो देयर इज नो राइट थेरेपी. द राइट थेरेपिस्ट फॉर यू वो वही है जिससे आपको बेटर फील होता है, जिससे आपको लगता है कि आपके जहन में, आपके बिहेवियर में, आपके थॉट्स में इम्प्रूवमेंट आ रही है. जब आपको ये लगे, इसका मतलब कि वो आपके लिए सही है. पूरी बात नहीं सुनी, बाकी का पार्ट सुना एंड इट वाज रियली गुड. मैं हमीदा, आई एम अ साइकियाट्रिक सोशल वर्क स्कॉलर, MPhil कर रही हूँ. तो बस ये ऐड करना था कि जो प्रोफेशनल्स की लिस्ट है उसमें हमें मत भूलो. बिकॉज जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, जो अगर क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो देन वी हैव साइकियाट्रिस्ट एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, psychiatric social workers and psychiatric nurses, पूरी टीम. Definitely, yes. I'm so sorry I leave missed us, that part. Don't leave us out. दुकान बंद करवाओगे हमारी. I am so sorry, I completely forgot that. But yeah. actually, because we are fighting really hard to bring in the social perspective. जैसे ये जो political social scenario है, उसका जो effect on mental health है, उसको समझ पाना और उस पे काम कर पाना is something that we are majorly specializing with. तो and मतलब clinical perspective भी होता है साथ में, but yeah, we are trying to bring in that as well. But yeah, really good session. Thank you so much. And I'm so sorry that I missed that part. I have a friend, she's also present here. She's also a mental health social worker, and I'm very much in touch with her. So I know that for mental health social workers or psychiatric social workers, the awareness is still not coming. People are not able to understand who are these people. So I'm so sorry that I have missed that part, but I'll make sure कि अगली बार से मैं उसमें include करूँ. So yes, I'll try my best not to forget it next time. I'm so sorry. Yeah, just a reminder. Yes. Thank you so much. Yes, thank you. एक ये रिक्वेस्ट भी है आप लोगों से कि जो भी साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी फील्ड से रिलेटेड काम कर रहे हैं, प्लीज अपना कांटेक्ट या कुछ उसमें आप अपना मेल आईडी कुछ हमारे साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी को जरूरत होती है और हम लोगों को नहीं पता होता कि किसको रेफर करें. और कई बार ये होता है कि मुसलमान औरतें जो हैं वो चाहती हैं कि कोई मुस्लिम हो जो कि उनकी बात, जिनसे वो बात करना चाहती हैं, क्योंकि कई बार बहुत इस्लामिक स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं जो नॉन मुस्लिम नहीं समझ पाते. ऐसा हो जाता है कई बार. So if you could kindly give us your contact details and of your friends if you want to, that will be really great. Okay.
एक्चुअली इट्स अ गुड आइडिया। एक जो है क्या कहते हैं उसको, डायरेक्टरी सॉर्ट ऑफ, जिस भी इनफॉर्मल लेवल पे कॉन्टैक्ट्स का बनाया जा सकता है। Yes, definitely. I'd do one thing. मैं अपना जो contact number है वो यहाँ पे I'll put it here, तो आप सबके पास हो। और मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी mental health professionals है we'll see if we could make a directory kind of a thing, ताकि हम सबके पास सबका contact हो जिसको हमें जिससे हमें लगे कि हमारी जो मुस्लिम विमेन के जो कंसर्न्स है वो ये साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर्स या सोशल वर्कर्स जो है बेटर समझ सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ कर सके। मुझे बस ये ऐड करना है, एक ऑलरेडी स्प्रेडशीट है जो सर्कुलेट हो रही है, मैंने अभी ये डाल दिया है। उसमें डिफरेंट सिटीज से डिफरेंट लोग हैं, बट उसमें मुस्लिम्स बहुत कम दिखते हैं, 3-4 ही हैं। तो अगर किसी को अपनी सिटी में ढूंढना है तो आप इस स्प्रेडशीट से आप ढूंढ सकते हैं। आई मीन देयर इज अ डायरेक्टरी। हामिदा, हमको पता नहीं आपका नाम इसमें है कि नहीं, पर आप जरूर डाल दें। हाँ जी, बिल्कुल। एंड हुमैरा, यस, आई विल डेफिनेटली पुट स्प्रेडशीट आप देख लेंगे। और आपने कुछ और रिसोर्सेज भी बताए थे जो आप प्लीज मैसेज कर दीजिएगा अलग से भी, ताकि हम अपने ग्रुप में डाल दें, व्हाट्सएप ग्रुप में। हामिदा, अगर कोई आप कह रही थी कि बुक्स पढ़ने के बारे में, तो अगर कोई बुक भी अगर आप प्रेफर करना चाहें तो कि जिसको मतलब इन जनरल रीडिंग के लिए भी जो थोड़ा और अवेयर करे और पढ़कर जिसको अच्छा लगे, तो वो भी सजेस्ट कीजिएगा प्लीज। यस, डेफिनेटली। आई डू हैव अ फ्यू बुक्स। मैं काम करूंगी, मैं सानिया को बता दूंगी उन बुक्स के बारे में, तो वो शी विल शेयर इट विद यू ऑल, द नेम्स ऑफ दोज बुक्स। वो ठीक रहेगा? हाँ, ओके। जी बिल्कुल। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो अगर कोई नए लोग ज्वाइन करे हैं आज हम लोगों के साथ, तो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम अपनी सारी एक्टिविटीज शेयर करते हैं। और हमारा फेसबुक ग्रुप भी है, उसमें भी हम रेगुलरली अपना कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। इफ यू वांट टू स्टे अपडेटेड विद व्हाटएवर वी आर डूइंग नेक्स्ट, प्लीज जॉइन अस देयर। वो भी हमने डिटेल्स अभी इसमें चैट में शेयर करी हैं। चीज ये है कि हमने एक प्रोग्राम टाइप का शुरू किया था, जिसमें हम ये कोशिश कर रहे थे कि मुसलमान औरतों को मस्जिदों के बारे में बताएं, और जो हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में मस्जिद की इम्पोर्टेंस रही है, कि हमारी कल्चरल हिस्ट्री में कि मस्जिद एक सोशल और कल्चरल सेंटर हुआ करता था हमारे शहरों का, सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि एक सोशल सेंटर, एक पॉलिटिकल सेंटर, जहाँ पे पूरे शहर के लोग जो है वो आके मिला करते थे और एक दूसरे से सारी इंफॉर्मेशन शेयर किया करते थे। तो और लेटली क्या हुआ है कि मुसलमान औरतों को मस्जिदों से बिल्कुल ही इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कब से कब अभी तक, कि हम उससे बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं हैं। बहुत सारे हम कभी मस्जिद के अंदर भी नहीं गए हैं, और हमें शायद डर भी लगता है कि अगर नमाज का वक्त भी हो जाता है और हम बाहर हैं, और अक्सर मैंने देखा है कि बाजारों में कि अजान होती है और जो दुकानदार मर्द होते हैं वो तो नमाज पढ़ने चले जाते हैं, लेकिन औरतें जो कि बाजारों में ज्यादा होती हैं वो नमाज अदा नहीं कर पाती, जबकि मस्जिद करीब में होती है। तो हमने ये इनिशिएटिव सोचा कि जो मस्जिदें हमारे करीब हैं हम उनमें कम से कम जाएं और उनके अंदर जाएं, नमाज अदा करें। और जो एक हमेशा से मुसलमान औरतों के लिए जगह रही है हिस्ट्री में, कि इस्लामिक हिस्ट्री में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त तक के सब औरतें मस्जिदों में नमाज पढ़ा करती थी, उसको इंशाल्लाह वापस से कायम करें। तो हम एक बार पहले भी दिल्ली में मिल चुके हैं, हमने डिफेंस कॉलोनी की मस्जिद और साकेत में जामा मस्जिद में हम लोग ने कवर करी थी। तो अब हम मंडे को सोच रहे थे इंशाल्लाह कि हम मंडे को जामा मस्जिद दिल्ली, और सीपी में एक मस्जिद है मोती मस्जिद, तो अगर आप लोगों में से कोई दिल्ली में है और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं और मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहते हैं, और साथ ही में हम लंच भी कर लेंगे इंशाल्लाह, कुछ अच्छा खाएंगे, बातें करेंगे कुछ अच्छी, तो आप हमें जरूर बताइए। या तो आप हमें यहीं पे अपना नंबर दे दीजिए, या आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में बता दीजिएगा, या फिर आप फेसबुक ग्रुप पे बता दीजिएगा। इंशाल्लाह मंडे को, इसी मंडे को।